नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज जिस कौशल के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उच्चारण कौशल। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें अपनी इकाई 1 के सेकंड पार्ट में दूसरे पॉइंट में 5 प्रकार के कौशलों को पढ़ना है। वो 5 प्रकार के कौशल या 5 कौशल कौन कौन से हैं? श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, फिर वर्तनी कौशल, वाचन कौशल और अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, इन 5 कौशलों को हमने पढ़ना है। लास्ट क्लास में हम श्रवण कौशल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा कौशल, उच्चारण कौशल। सबसे पहले तो उच्चारण शब्द की जरा सी बात कर लेते हैं। अगर उच्चारण शब्द का आप संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है उत्धनचारण। ठीक है, उच्चारण कैसे बना है? उत्धनचारण शब्द से बना है। यहां पर मैं लिख देती हूं उत्धनचारण। ठीक है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अब किस तरह से ये जो स्वर रहित, हलंत लगा हुआ है तो ये स्वर रहित त है ना, ये किस तरह से इस आधे च में यानी स्वर रहित च में चेंज हुआ है, ये आपको पता चलेगा जब आप संधि पढ़ेंगे, संधि के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्धनचारण संधि कौन सी है? कौन सी संधि दिखाई दे रही है आपको? व्यंजन संधि है इसमें। अब इस शब्द के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अगर उच्चारण कहते किसे हैं तो उच्चारण कहते हैं बोलना। उच्चारण कहलाता है। बोलने में ध्वनि व्यवस्था यानी ध्वनियों की व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात स्वरों पर आघात, गति और विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनियों की व्यवस्था, बल, बोलने में हम किसी वर्ण पे या किसी अक्षर पे या किसी शब्द पे कितना बल दे रहे हैं। लय, हमारे बोलने की एक लय होती है। स्वराघात, स्वरों पर हमें थोड़ा सा दबाव देना या बल देना पड़ता है, आघात करना पड़ता है। गति, हमारे बोलने की एक उचित गति होनी चाहिए। विराम, जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो वहाँ कुछ सेकंड का विराम अर्थात ठहराव होना चाहिए। ठीक है, जब ये सब कुछ होता है समुचित तरीके से, जब हम ऐसा सब कुछ करते हैं बोलते समय, तो इसका मतलब वो क्या है? वो हमारा उच्चारण है। अब उच्चारण कौशल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? तो जो व्यक्ति इन सभी चीजों में एकदम तालमेल बिठा करके, समन्वय स्थापित करके फिर बोलता है तो वो क्या है? उच्चारण में कुशल है। इसका मतलब जो व्यक्ति बोलने में इन सब का ध्यान रखता है, इन सब का समुचित उपयोग करता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? उच्चारण में कुशल है। तो उच्चारण कौशल क्या हुआ कि बोलने में इन सब का उपयोग किया जाए और एकदम इनका उपयोग करने में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा एकदम कुशल हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें उच्चारण कुशलता है या उच्चारण कौशल का विकास हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उच्चारण में बच्चे अशुद्धियां करते हैं, ज्यादातर अशुद्धियां करते हैं। हम बच्चों की ही बात क्यों करें, बड़े भी अशुद्धियां करते हैं। बहुत सारे शब्दों को हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत उच्चारित करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्या रीजंस रहते हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे उच्चारण अशुद्धि के मैंने ये 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले हम इन 8 पॉइंट्स को जो कारणों के अंतर्गत है उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको जानेंगे और उसके बाद यहाँ है उच्चारण शुद्धि के उपाय। ठीक है, तो उच्चारण शुद्धि के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण मैंने यहाँ लिखा है ध्वनि लोपन। लोपन क्या होता है? किसी चीज का लोप होना। तो यहाँ पे किसका लोप हो रहा है? ध्वनियों का लोप होना। ठीक है, कई बार बच्चे जब कुछ उच्चारण करते हैं, कुछ प्रोनाउंस करते हैं या हम कुछ प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो वहां पे हम कुछ ध्वनियों को बीच में से खा ही जाते हैं।
बोलते ही नहीं हैं, उनका प्रयोग ही नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में मैंने आपको वैसे ये बता दिया था, अंत्याक्षरी है, ठीक है, शब्द है अंत्याक्षरी, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अंताक्षरी, यही बोलते हैं ना, अंत्याक्षरी, अंत्य अक्षरी यानी अंत्याक्षरी बोलना है उसे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आ जाओ अंताक्षरी खेलते हैं। तो वहां पे हम य का लोप कर रहे हैं, य ध्वनि का लोप कर रहे हैं। तो यही तो है ध्वनि लोपन, ध्वनियों का लोप करना। तो पहला कारण तो ये है, ध्वनियों का लोप कर दिया जाता है जिससे कि उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है ध्वनि विकृति। विकृति क्या होता है, विकृति मतलब कोई जो ध्वनि है उसका हमने गलत प्रयोग कर दिया, ठीक है। विकृति मतलब दोष होना, ध्वनि में कोई दोष होना, या तो हमने उसका अल्प उच्चारण किया किसी ध्वनि का, या तो हमने उसका अति उच्चारण कर दिया। इतना जरूरत नहीं थी उसको बोलने की, लेकिन हमने उसको बोल दिया। जैसे देखिए एक शब्द है, मंदिर से हमें प्रसाद मिलता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग उसको बोलते हैं प्रसाद, प्रसाद। अब यहाँ पे उसको क्यों प्रसाद बोला जाना है, प इसमें स्वर रहित है, आधा है शब्द के अंदर, र पूरा है, तो इसको बोलना ही ऐसे है प्रसाद, प्र बोलना है इसको, लेकिन लोग उसको बोलते हैं प्रसाद। जब वो उसे प्रसाद बोलते हैं तो इसका मतलब वो प भी स्वर सहित वहां पे बोला जा रहा है, जबकि प आधा है, स्वर रहित है। तो इस तरह से ध्वनि की जब विकृतियां आ जाती हैं, ध्वनि के उच्चारण में कुछ दोष आ जाते हैं, तो इससे भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, उच्चारण में अशुद्धि आ जाती है, ठीक है। अब तीसरा देखिए ध्वनि विप्रय। अब ये विप्रय क्या होता है, तो विप्रय का मतलब है उलटफेर, ध्वनियों की उलटफेर, ध्वनियां आगे पीछे कर देना। जैसे कि एक कॉमन सा वर्ड है जो मेरे दिमाग में है, मेरे एक नॉन पर्सन है, काफ़ी एज्ड हैं, लेकिन शुरू से ही जब से मैं उनके संपर्क में रही हूँ मेरे बचपन से, वो हमेशा मतलब शब्द को मतबल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये ध्वनि विप्रय का उदाहरण है। ध्वनियों की उलटफेर करना ध्वनि विप्रय कहलाता है। तो वो क्या करते हैं, मतलब को मतबल बोलते हैं। और आपको भी अपने डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे जानेंगे तो ऐसे बहुत से वर्ड मिल जाएंगे जिनका गलत उच्चारण किया जा रहा है, केवल और केवल ध्वनि विप्रय के कारण, ध्वनियों के आगे पीछे होने के कारण, ठीक है। आप खुद भी हो सकता है कुछ ऐसे शब्द बोलते हो, या आपके घर में कोई बोलता हो, आपके पास पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई बोलता हो। ये एक उदाहरण मेरे पास था, बचपन से ही ये मेरे दिमाग में एकदम फिक्स्ड है ये एग्जाम्पल, तो ये मैंने आपको दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। अब ये तो कॉमन सी बात है, अगर ध्वनि का सही ज्ञान नहीं होगा तो तब ऐसा होना बनता भी है, ठीक है। जब बच्चों को ध्वनि का सही रूप में ज्ञान नहीं हो पाता है तो बालक गलती करते हैं, ध्वनियों को गलत उच्चरित करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि का सही ज्ञान ना होना भी इसका एक कारण है। देखिए नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपके सामने, सुर, सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। अनुचित प्रयोग, गलत प्रयोग किसका, सुर का। अगर गलत सुर में बोलेंगे, गलत तान में बोलेंगे, गलत बलाघात, जिस शब्द पे, जिस ध्वनि पे बल देने की जरूरत नहीं है उस ध्वनि पे भी हम बल दे रहे हैं, तो इससे भी हमारा उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हकलाना व तुतलाना। अब इसके बारे में मुझे लगता है बताने की कुछ जरूरत है, ये तो अशुद्धि उच्चारण में आने का एक कॉमन सा फैक्टर है, एक कॉमन सा जो हम कह सकते हैं कारक है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, जो लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो वो कुछ शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। उच्चारण में क्या आ जाती है, हकलाने तुतलाने से अशुद्धि आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, दोष युक्त श्रवण क्रिया, श्रवण प्रक्रिया, दोष युक्त श्रवण प्रक्रिया। देखिए
मैंने आपको भाषा को सीखने के 4 कौशल बताए हैं। 4 कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे जब बालक सुनेगा ही गलत, अगर उसके सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो वो बालक जैसा उसने सुना है, मान लीजिए उसे सुनने में प्रॉब्लम है, किसी वर्ड को उसने गलत ही सुना है, तो उस वर्ड को, उस शब्द को वो बच्चा गलत ही बोलेगा, क्योंकि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, क्योंकि बालक या कोई भी भाषा सीखने में कोई भी व्यक्ति पहले सुनता है उस भाषा को या उस भाषा के शब्दों को, उसके बाद ही वो बोलता है। ठीक है, अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है, शब्द अनुकरण के द्वारा सीखे जाते हैं, सुनकर के सीखे जाते हैं। हमें भाषा को सीखने का क्रम अच्छी तरह से पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। हमेशा पहले सुना जाएगा, फिर बोला जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा और फिर ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चा गलत सुनता है, जिसके श्रवण में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो उच्चारण में भी गलती कर सकता है, उच्चारण में भी अशुद्धि आ सकती है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा या बहुत नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तो शारीरिक विकृतियां लिखा हुआ है यहाँ पे। शारीरिक विकृतियां यानी शरीर में कोई विकृति होना। अब शरीर में विकृति होना यानी हम ये कह सकते हैं ध्वनि यंत्र में कोई प्रॉब्लम होना। जैसे किसी बच्चे का होठ कटा हुआ है, तो जो ध्वनियाँ हम ओष्ठ के द्वारा बोलते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ जो होती हैं, कौन कौन सी हैं ओष्ठ ध्वनियाँ? प, फ, ब, भ, ये वाली। ठीक है, प पतंग वाली जो लाइन है हमारी स्वरमाला में, वो ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये जो ध्वनियाँ हैं, 5 ध्वनियाँ, ये ओष्ठीय ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब किसी बच्चे का अगर होंठ कटा हुआ है, ओष्ठ कटा हुआ है, लिप्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा इन ध्वनियों को सही रूप में उच्चरित नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, कोई भी ध्वनि यंत्र में कोई भी प्रॉब्लम यानी शारीरिक विकृति, तो वो बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा। ये कारण होते हैं, ठीक है, अशुद्ध उच्चारण करने के या उच्चारण अशुद्धि के। ध्वनि का लोप होना, ध्वनि में कोई विकृति होना, अर्थात ध्वनि को या तो अल्प उच्चारण के साथ बोलना या अति उच्चारण के साथ बोलना, ध्वनियों का उलट फेर करना, आगे पीछे कर देना, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग करना, हकलाना व तुतलाना, दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया और शारीरिक विकृतियां। ठीक है, ये हो गए अशुद्धि, उच्चारण अशुद्धि के कारण। अब हम बात करते हैं बच्चे के उच्चारण को शुद्ध करना है, उच्चारण में शुद्धि लानी है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं या करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है आपके सामने, अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन। अध्यापक के द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। देखिए बच्चे ना आपको देख करके ही सीखते हैं, अपने टीचर को देख करके ही सीखते हैं। अब घर में मान लीजिए आपके कोई छोटा बच्चा है, उसको उसकी मैम ने जो बता दिया, उसके सर ने जो बता दिया ना, वो उसको ही फॉलो करेगा। भले ही किसी कारणवश वो मैम ने थोड़ा सा भी उसको गलत बता दिया, आप करेक्ट करने की कोशिश कर लो, वो नहीं करेक्ट करेगा। वो ये कहेगा कि मुझे मेरी मैम ने यही बताया है, यही सही है, मुझे मेरे टीचर ने यही बताया है, यही सही है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, अपने शिक्षक को, अपने टीचर को ही फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बोलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका खुद का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर आप बच्चों के सामने शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो आपके बच्चे भी शुद्ध उच्चरित या शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो हमें क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, बच्चों के सामने शुद्ध उच्चारण करना है, ताकि ये हमारा शुद्ध उच्चारण प्रदर्शन बच्चों को उनकी गलतियों को सुधारने में हेल्प कर सके।
ठीक है, जो शब्द बच्चे गलत बोलते हैं, जब बच्चे आपको सुनेंगे ये बोलते हुए, ऐसा सही बोलते हुए, बच्चे गलत बोलते हैं आप सही बोलते हो, तो बच्चे आपसे सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप गलत बोलते हो तो बच्चे भी गलत ही सीखेंगे। और ये भी हो सकता है कि पहले बच्चे सही बोलते हों आपका सुन करके, क्योंकि उन्होंने आपको फॉलो करना है, तो उनको ये लगेगा हम गलत बोलते हैं, मैम सही बोलते हैं, टीचर सही बोलते हैं, तो इसलिए वो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो सही बोल रहे थे अब वो गलत बोलने लग जाए। तो एक शिक्षक को क्या करना है, अपने उच्चारण पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है छात्रों को उच्चारण स्थान का ज्ञान देना। कौन सी ध्वनियां किस उच्चारण स्थान से बोली जाती हैं, बच्चे को ये ज्ञान देना है। हमें एक शिक्षक को ये सिखाना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, हमारी जो प वाली लाइन है वो ओष्ठ ध्वनियां हैं, होठ के द्वारा बोली जाती हैं, ओष्ठ के द्वारा बोली जाती हैं। ऐसा आपने बच्चे को सब ज्ञान देना है। कौन सी कंठ से बोली जाती हैं, कौन सी तालु से बोली जाती हैं ध्वनियाँ, कौन सी दांत से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं, ये सब बच्चे को ज्ञान देना है इनका। उसके बाद संधि युक्त या संयुक्ताक्षरों को खंडों में विभक्त करके सिखाना। अगर कोई संधि युक्त शब्द है, बच्चे से वो बोला नहीं जा रहा, संयुक्त अक्षर है, बच्चा उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तब आप क्या करें, तब आप बच्चे को उसे खंडों में विभाजित करके सिखाएं। जैसे यहाँ मैंने किया उच्चारण। अब जो बच्चे उच्चारण शब्द नहीं बोल सकते, तो आप क्या करें, आप बच्चे को ये सिखाएंगे उत्तधनचारण। तो बच्चा पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि अच्छा ये बताइए, ये त जो है वो च में कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये तो मैं आपको संधि का ज्ञान दे रही थी, लेकिन आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। तो आप क्या करें, आप संधि युक्त जो शब्द हैं उनको खंडों में विभाजित करें। जैसे मृत्युंजय है, ये शब्द सुना होगा आपने, महामृत्युंजय मंत्र भी होता है। मृत्युंजय शब्द बच्चे से नहीं बोला जा रहा, तब आप क्या करो, उसको उसका संधि विच्छेद करके मृत्यु धन जय, मृत्युंजय ऐसा सिखा सकते हो उसको। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए बच्चे से वो श नहीं बोला जा रहा, जैसे कक्षा बच्चे से ये बोला नहीं जा रहा है ना, क्षत्रिय संयुक्त अक्षर लगा हुआ है इसमें, ये बच्चा इसको बोल नहीं पा रहा है, तो आप इसको बताओ बच्चे को कि ये कैसे बना है, ये ऐसे बना है ना, ये वाला आधा जो है हमारा ये ऐसे बना है। तो आप उसको बोलो कि आप क बोलने के बाद फिर से क बोलो और फिर श बोलो, कक्षा कक्षा। तो इस तरह से जो संयुक्ताक्षर हैं, संधि युक्त शब्द हैं, जिनको बच्चा नहीं बोल सकता, उनको आप खंडों में विभाजित करके फिर सिखाओ, तो बच्चा इजीली सीख जाएगा, बच्चे का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, टेप रिकॉर्डर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर अर्थात जिसमें हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर की हेल्प से भी आप बच्चे के उच्चारण को शुद्ध कर सकते हो। जब बच्चा कोई वाचन करता है, किसी चीज को पढ़ता है, तो आप क्या करें, उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लें। टेप रिकॉर्डर की सुविधा आप उसे दें, उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में वो अपनी रिकॉर्डेड आवाज को सुनेगा, जिससे कि उसे अपने उच्चारण में होने वाली गलतियों का पता चलेगा और वो अपने उच्चारण में उन गलतियों को सुधारेगा। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर की मदद से भी हम बच्चों के उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से। भाषाई प्रयोगशाला, अब आप कहोगे कि ये कौन सी प्रयोगशाला होती है, हमने तो लैब सुनी है, साइंस की लैब होती है, ज्योग्राफी की लैब होती है, मैथ्स की भी लैब होती है, अब ये भाषा की कौन सी लैब होने लगी। तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी यूनिट 4th में आप भाषा प्रयोगशाला ये टॉपिक पढ़ेंगे, आगे आएगा 4th यूनिट में भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा प्रयोगशाला अर्थात भाषा की भी लैब होती है, लैंग्वेज की भी लैब होती है, भाषा की भी प्रयोगशाला होती है, भाषा पर भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब ये भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, पूरी डिटेल तो आपको वहां मिलेगी 4th यूनिट में, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा। यहाँ मैं आपको केवल बता सकती हूँ, जैसे कंप्यूटर लैब होती है या साइंस की लैब होती है, उसी तरह से ही भाषा की भी प्रयोगशाला होती है। आप बच्चे को उस भाषा प्रयोगशाला में ले जा करके, जहाँ पे
प्रयोग के लिए काफ़ी सारे उपकरण होते हैं। अब भाषा के उपकरण कौन से हैं? ये टेप रिकॉर्डर भी भाषा का उपकरण है जो वहाँ पे उपलब्ध होता है। ग्रामोफोन होते हैं वहाँ पे, लिंग्वा फोन होते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से उन उपकरणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से कर सकते हैं। पूरी डिटेल आगे पता चलेगी, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य समरूपता। समरूपता क्या होती है? समानता होना। ठीक है, अब वर्तनी, वर्तनी क्या होती है स्टूडेंट? वर्तनी यानी कि स्पेलिंग। ठीक है, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, यानी किसी शब्द को उसकी सही स्पेलिंग के अनुसार लिखना। हिंदी में स्पेलिंग को ही हिंदी में कहते हैं वर्तनी। ठीक है, वर्तनी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग जल्दी से समझ में आता है शब्द, इसलिए मैंने वही शब्द प्रयोग में लिया है। तो आपने क्या करना है, स्पेलिंग और साथ में ही जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है उसके बीच में समानता लानी है, समरूपता लानी है। जैसा शब्द लिखा हुआ है आप बच्चे से वैसा ही पढ़वाएं, तो इससे क्या होगा? इससे बच्चा शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीख जाएगा। जो बच्चे गलत किन्हीं शब्दों को बोलते हैं, उन बच्चों को जो शब्द वो गलत बोलते हैं ना, एक तो वो लिखवाओ। ठीक है, पहले वो अपने हाथ से उन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखें और उसके बाद उनको बोलो कि अब आप इसका उच्चारण करें, तो उनका जो उच्चारण है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वही बात अंत्याक्षरी ना बोल करके बच्चे उसको अंताक्षरी बोलते हैं, तो आप एक बार या जो है कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पे लिखो, फिर बच्चे को पास में बुलाओ ब्लैक बोर्ड के, बच्चे को बोलो फिंगर रख करके इसका उच्चारण करो। तो जब बच्चा देखेगा कि पहले अ है, फिर आधा न है, फिर आधा त है, फिर य है, यकवा की मात्रा है, फिर श है क्षत्रिय वाला, फिर र है उसको बड़ी की मात्रा है, तो उसको ऐसे ही पढ़ेगा, अंताक्षरी नहीं पढ़ेगा, वो उसको अंत्याक्षरी ही पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्तनी और उच्चारण में समरूपता ला करके भी हम बच्चे के उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण पत्र तैयार करके। अब सबसे पहले तो ये नैदानिक परीक्षण पत्र क्या होता है? निदान करना, निदान करना और उपचार करना दो अलग अलग बातें होती है। डायग्नोज करना और फिर उसकी रेमेडी करना। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी बॉडी के सिम्टम्स देख करके ये जानता है कि हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं वो किस बीमारी के हैं, किस डिसीज के हैं। तो वो जो कारणों का पता लगाता है लक्षणों के आधार पर कि ये परिवर्तन हमारी बॉडी में क्यों आ रहे हैं, तो उसका हमारे सिम्टम्स को देख के, लक्षणों को देख के ये जाना कि ये किस बीमारी के लक्षण है, अर्थात हमें क्या बीमारी हुई है, क्या डिसीज हुई है, ये कहलाता है निदान करना। और निदान करने के बाद वो जो हमें दवाई देता है, अब पता चलेगा कौन सी बीमारी है तभी तो वो दवाई देगा उसके अनुसार, तो वो कहलाता है उपचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही बात है। जब तक शिक्षक को ये नहीं पता चलेगा कि उसकी क्लास के बच्चे किन शब्दों को गलत उच्चरित करते हैं, उनको किन मात्राओं में प्रॉब्लम आती है, तब तक वो उनका उपचार कैसे कर पाएगा। तो वो क्या करे, टाइम टू टाइम ये नैदानिक परीक्षण पत्र तैयार करे और फिर बच्चों को देखे कि बच्चे किन किन शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं और उसके बाद उनको शुद्ध कराए। तो टाइम टू टाइम उनको मौका तो दिया जाए उच्चारण करने का, किसी चीज को पढ़ने का, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारे स्टूडेंट इस मात्रा में प्रॉब्लम कर रहे हैं या ये मात्रा इनको सही से बोलनी नहीं आ रही, ये शब्द इनको सही से बोलना नहीं आ रहा, तो हम उनको उनके शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम शुद्ध करेंगे भी कैसे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है ये नैदानिक परीक्षण पत्र तैयार करने चाहिए, बच्चों को कुछ पढ़वाना चाहिए या बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हैं उपाय। अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन, छात्रों को उच्चारण स्थान का ज्ञान देना, संधि युक्त या संयुक्त अक्षरों को खंडों में विभक्त करके सिखाना, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से, वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य समरूपता, अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण पत्र तैयार करके। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज की क्लास में हमारे उच्चारण कौशल। उच्चारण कौशल या उच्चारण किसे कहते हैं ये जान लिया हमने। उच्चारण कौशल में
बच्चे को दक्ष बनाना है तो पहले हमें कारणों का पता होना चाहिए कि अशुद्धियां किस कारण से बच्चा कर रहा है। तो उच्चारण अशुद्धि के कारण हमने पढ़ लिए हैं और उसके बाद उच्चारण शुद्ध करने के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए या किए जा सकते हैं इसके बारे में हमने नॉलेज ले ली है। तो आज की क्लास में हमने उच्चारण कौशल अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का कौशल पढ़ेंगे जो है वर्तनी कौशल। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।